खासा जोर है, लेकिन हमारा सवाल है कि क्या ये बजट देश की जनता के लिए अच्छे दिन लेकर आ रहा है। तो अगले 1 घंटे इसी को समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जनता, उनसे जानेंगे कि क्या वित्त मंत्री अरुण जेटली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं या फिर नई सरकार से वो निराश हैं। साथ ही जनता के सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास पैनल विक्रमजीत सिंह साहनी, जो चेयरमैन है साख चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड सदस्य हैं फिकी के देवेंद्र शर्मा, कृषि मामलों के जानकार बीजेपी के नलिन कोहली और संजय झा कांग्रेस के। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आज के बजट की कुछ खास ऐलानों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स छूट सीमा अब बढ़कर 2.5 लाख रुपए हुई है। 2.5 लाख कमाने वालों पर कोई टैक्स नहीं। एटीसी में अब 1 लाख की जगह 1.5 लाख तक की छूट होगी। होम लोन की छूट सीमा 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है। पीपीएफ का दायरा 1 लाख की जगह अब 1.5 लाख है। हर परिवार को बैंक अकाउंट खोलने पर जोर दिया जाएगा। म्यूचुअल फंड बेचने पर टैक्स भी बढ़ा है। वैसे छोटी बीमा पॉलिसी सस्ती हुई है आम जनता के लिए। तो क्या यूपीए और मोदी सरकार के बजट में कई समानताएं हैं? जो लोग ऐसा कह रहे हैं उसके पीछे कुछ वजह भी हैं। यूपीए की जन कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी। कुछ प्रोजेक्ट्स के काम वही हैं, नाम नए रखे गए हैं। पहले जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन, अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन शुरू किया जा रहा है। मकसद है ग्रामीण इलाकों में शहरी सुविधाएं देने का। पहले राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना थी, अब दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना है। किसानों के लिए टीवी चैनल की बात है। 80 के दशक में कांग्रेस ने कृषि दर्शन की शुरुआत की थी। नए आईआईटी आईआईएम्स की भी बात इस बजट पिछली बजट में तो की गई थी, इस बजट में भी इसकी चर्चा हुई है, इसका ऐलान भी हुआ है। और बजट पेश होने के दौरान बाजार पर भी असर दिखाई दिया। सेंसेक्स में 327 अंकों की गिरावट आई। बजट भाषण खत्म होते होते बाजार चढ़ा। सेंसेक्स में 400 अंकों की तेजी फिर आई, लेकिन बाजार बंद होते वक्त गिरावट के साथ वो बंद हुआ है। सेंसेक्स में 72 अंकों की गिरावट देखी गई। निफ्टी में 17 अंकों की गिरावट आई। ये तमाम वो मुद्दे हैं जिस पर अगले घंटे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल, अच्छे दिन की बात हो रही है, लेकिन पैनल पर जाने से पहले यहाँ जनता मौजूद है। आपके उम्मीदों पर खरे उतरे नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली? जी हाँ, जहाँ तक अगर सैलरी क्लास के लोगों की बात की जाए तो यहाँ पे छूट तो मिली है। जैसे पिछले साल हम लोगों ने जिस तरह टैक्स पे किया है, तो अभी जिस तरीके से उन्होंने 1 लाख को बढ़ा करके 1.5 लाख कर दिया है, तो सैलरी क्लास के लोगों के लिए वाकई मतलब अच्छा हुआ है। तो आप खुश हैं? मैं इस मामले में तो खुश हूँ कि सैलरी क्लास लोगों पर जो हमारे इनकम का अच्छा खासा सैलरी जो है टैक्स में चला जाता था, तो एटलीस्ट हम लोगों को थोड़ा राहत मिला है। और इससे 2 से 2.5 जी। सानी साहब, आम जनता के एक प्रतिनिधि के तौर पर इन्हें देखा जा सकता है, ये खुश हैं कि सैलरीड क्लास को कुछ रिलीफ मिला है। क्या कॉर्पोरेट जगत भी उतना ही खुश है? आई थिंक जहाँ तक टैक्स की बात है कि टैक्स एग्जम्पशन तो जैसे 2 लाख से 2.5 लाख करी और 3 लाख सीनियर सिटीजन्स के लिए करी। और सबसे बड़ी बात है कि कॉर्पोरेट इसलिए जगत खुश है इस बजट से कि टैक्स रेट सेम रखे गए, कोई ज़्यादा उसमें रद्दोबदल नहीं किया गया, बल्कि एक्साइज ड्यूटी कई जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की आइटम्स हैं उन पे कम हुई है। टीवी हैं, कंप्यूटर्स हैं, फ़ोन्स हैं। और सबसे बड़ी बात जो टैक्स को लेके वित्त मंत्री ने कही कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, कि पहले बहुत से कितने भी मेरा ख्याल कई हज़ार करोड़ रुपए के जो है डिस्प्यूट्स टैक्सेस के इंडस्ट्री की तरफ से है, तो उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत अच्छा, बड़ी अथॉरिटेटिवली उन्होंने इस बात को कहा कि कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स नहीं लगेगा, जो भी पॉलिसी चेंज होगी प्रोस्पेक्टिव। और उसके लिए उन्होंने कहा कि जो पुराने केसेस हैं उसमें सीबीटीटी के अंतर्गत एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई जाएगी और फिस्कल डेफिसिट को भी 4.5% पे, हालांकि उन्होंने 4.1% की भी बात की, बट आई थिंक 4.5% जो उन्होंने कहा वो भी काफ़ी ठीक है। और खास करके जो 10 ईयर टैक्स हॉलीडे दिया उन्होंने पावर सेक्टर को, कि जो भी नए यूनिट्स पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के 31 मार्च 2017 तक
शुरू होंगे उन पे 10 ईयर टैक्स हॉलीडे रहेगा। तो आई थिंक ये टोटल प्रपोजल जो टैक्स और एक्साइज को लेके बहुत ही सराहनीय है। सराहनीय है, लेकिन आप हमें समझा पाएंगे आज जिस तरह से मार्केट ने रिएक्ट किया, ऐसे क्यों किया? नहीं, मे बी कि किसी भी चीज़ को रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मे बी वो समझ रहे थे क्योंकि लोगों का एक इतनी भावना और उपेक्षा इतनी बढ़ चुकी है, क्योंकि जब ये इलेक्शन कैंपेन चली और मोदी जी ने भी कहा अच्छे दिन पर, जो आज उन्होंने स्लोगन दिया सबके साथ सबका विकास, तो आई थिंक हमें ये समझना होगा कि जो आज का इट टेक्स लिटिल बिट टाइम फॉर रिजल्ट्स टू कम। कोई भी चीज इंस्टेंट तो नहीं है, कोई किसी के पास, मोदी जी के पास भी कोई जादू की छड़ी तो नहीं है, वक्त देना होगा और इतने कि जादू की छड़ी तो नहीं है कि वो एकदम जो जीडीपी है वो 4.5 से 8% हो जाए। तो थोड़ा समय तो हमें देना पड़ेगा, पर हमें इंटेंशन देखनी है कि सरकार नेक नीति से काम कर रही है, जोर मेहनत से काम कर रही है, और कम से कम जितनी भी उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज, मैंने तो खाली टैक्स की, क्योंकि इन्होंने भाई साहब ने बात की टैक्स की, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को लीजिए, एग्रीकल्चर को लीजिए, तो सभी चीजों में बहुत से पॉलिसीज लाए हैं। उससे जरूर जो है अच्छे दिन जल्दी ही आएंगे। देवेंद्र जी, आप ये एक मौका है सरकार के लिए, जब मॉनसून के करीब ये बजट पेश हो रहा है, आमतौर पर मॉनसून से पहले बजट पेश होता है, आपको लगता है इन बातों का ख्याल रखा गया क्या? इस बजट में दिखाई दे रहा है जब सरकार को जानकारी है कि खराब मॉनसून है, इस बार इतनी बार बारिश नहीं होने वाली? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो वित्त मंत्री जी का जो बजट है वो बड़े ऐसे सर्कमस्टांसिस में है कि वो जिस डिफिकल्ट सिचुएशन में है, तो उसमें जो भी कर सकते थे उन्होंने शायद किया है। और मॉनसून सब जानते हैं कि आने वाले दिनों में अगर ड्राउट होता है जो एक्सपेक्टेड है अभी, तो जो हम ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं और जिसको हम रीच करना चाहते हैं, फिस्कल डेफिसिट को भी, वो मुझे लगता है कि अगर खुदा ना खास्ता अगर वो सिचुएशन आ गई तब तो खैर सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। लेकिन अभी जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ठीक है, जो उन्होंने कहा कि हम 4.1 और फिर 3.6 कहा उन्होंने एक साल के बाद, मुझे नहीं मालूम वो कैसे करेंगे क्योंकि बहुत एम्बिशियस टारगेट है वो। लेकिन जो एग्रीकल्चर में मैं खुद ये एक्सपेक्ट करता था कि भाई पिछली 10 साल में सरकारों ने एग्रीकल्चर को एक तरह से इग्नोर किया है, और इंडिया इंक के अलावा कभी कोई वो बात नहीं हुई है जो भी हम बात करते थे बजट की। लेकिन और जो ये प्रोग्राम है जिसको मनरेगा का हो या ये सब हो गए, ये तो सोशल सेक्टर के उन्होंने किए हैं, लेकिन एग्रीकल्चर एज पर से उसको कभी बेनिफिट हुआ नहीं। और मैं एक्सपेक्ट करता था कि मानसून का जो सिचुएशन को देखते हुए और एग्रीकल्चर क्राइसिस को देखते हुए मैं और भी थोड़ा ज्यादा पुश चाहता था एग्रीकल्चर में, क्योंकि एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा क्राइसिस 4% का नहीं है। उन्होंने कहा था कि हम 4% ग्रोथ मेंटेन करेंगे, ग्रोथ तो आप 6% कर लीजिए, लेकिन एग्रीकल्चर की हालत नहीं सुधरेगी 6% से। तो वो क्या चीज हो सकती है जिससे कि एग्रीकल्चर की जो हमारे किसानों की आय है वो बढ़े, किसानों का जो वेलफेयर है वो बढ़े, किसान आत्महत्या बंद करें, किसान खेती छोड़ना बंद करें, और प्रोडक्शन जो है वो कम रहा है। तो मैं ये चाहता था कि कहीं ना कहीं वो इंडिकेशन जो है वो बजट में आता कि एग्रीकल्चर जो है उनके भी अच्छे दिन आएंगे और किसानों के भी। तो वो जो मुझे लगता है कि जो एक्सपेक्टेशन मतलब हुआ तो है बजट में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं उन्होंने किया है, एक दो जितनी भी चीजें उन्होंने स्पेल आउट की हैं, लेकिन आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग मोर ड्रास्टिक क्लियर कि एग्रीकल्चर को हम ये इस तरीके से सपोर्ट करेंगे या इस तरीके से उसको पुश करेंगे। वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा मेरे को वो लगता है कि मानसून के होते हुए, स्पेशली जो आपने कहा मानसून का क्राइसिस होते हुए, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई किसानों के मुंह पर भी थोड़ी सी एक खुशी आए और खुशहाली आए, वो बजट जो होना चाहिए था। क्योंकि जो किसान लोग हैं जिनसे मेरी बात हो रही है सुबह से जो कह रहे हैं, मुझे किसी का भी अब तक मैसेज ऐसा नहीं आया कि जो कहे कि साहब मजा आ गया। मजा आ गया। संजय झा, अपने इस बजट भाषण में अरुण जेटली ने यह भी जिक्र किया कि जो पॉलिसी पैरालिसिस थी या स्लो डिसीजन मेकिंग था पिछले 2 साल में, इसलिए देश ने 2 साल गंवाया है और उसकी भरपाई अब इस मौजूदा नई सरकार को करनी होगी। देखिए, मैं समझता हूं कि उन्हीं को वित्त मंत्री ने ही इकोनॉमिक सर्वे भी उन्होंने पढ़ा होगा, और इकोनॉमिक सर्वे जो एक दिन पहले आया था उसमें साफ तरीके से आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। आंकड़े यही दिखाते हैं कि यूपीए के टाइम में भारत का जीडीपी 680 बिलियन से लेके 2.3 ट्रिलियन हो गया। 3 गुना यदि आप में बढ़त होती है 10 साल के अंदर, इसका मतलब कि बहुत चीज सफल हुआ था। हम ये मानते हैं कि कुछ चीज पिछले 2 साल में शायद मंदी थी, और जो अंतर्राष्ट्रीय हालात को लेके उसका ज्यादा योगदान था, परंतु जिस तरीके से इस सरकार ने एक हवा बनाने की कोशिश की कि वो ऐसी अर्थव्यवस्था को इनहेरिट कर रहे हैं जिसमें ढेर सारी खामियां हो, वो बिल्कुल बेबुनियाद है।
यदि यदि वो बात सही होता तो आप यही सोच लीजिए कि ये कैसे इन्होंने ये फोरकास्ट किया है कि इस बार इनकी जीडीपी 2014-15 में अप टू 5.9% का ये इन्होंने उम्मीद जताया है। 5.9% को आप 6% यदि राउंड ऑफ कीजिए तो बहुत हाई लेवल ऑफ जीडीपी ग्रोथ है। तो ये उसमें तो यूपीए 2 का भी उसमें बहुत बड़ा उसमें एक भाग्य हो सकता है। तो मैं तो यही समझता हूं कि इस वक्त यदि आप देखिएगा तो दिस इज बीन अ वेरी पुअर बजट, और मैं इसमें एक पॉलिटिकल रिटोरिक नहीं ला रहा हूं। देखिए हमारे पास एक गठबंधन सरकार था, कोalition था, और उसके बावजूद हमारे पास जिस तरीके के विरोधी राजनीति इन्होंने किया, इन्होंने तो संसद को भी नहीं चलने दिया। इनके पास पूर्ण बहुमत था, और मैं समझता हूं कि लोगों का उम्मीद ऊपर इन्होंने खुद बढ़ाया है, अपेक्षा खुद बढ़ाया है। आज किसी ने आपके पैनल में कहा है कि कुछ चीज जल्दी में नहीं होता, ये तो हम भी जानते हैं। सालों में नहीं किया या नहीं कर पाए, वो ये नई सरकार क्या कर सकती थी? वो कौन से मुद्दे हैं जिन्हें कांग्रेस को लगता है कि आज के बजट में नई सरकार उसे शामिल कर सकती थी? देखिए हमारा और उनका जो थिंकिंग है, देखिए हमारा मॉडल है इंक्लूसिव ग्रोथ का। आप मोदी जी और इनकी टीम का जो पूरा आप यदि इनकी हर भाषण में देखिएगा तो इनका फोकस सिर्फ विकास पे है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो। इंक्लूसिव ग्रोथ इनका मॉडल नहीं है। इनके जितने भी इनके सलाह जो उनको सलाह देते हैं, आप देखिएगा ये हमेशा यही बात करेंगे कि भारत में सब्सिडी कम कीजिए, ग्रोथ को फोकस कीजिए, और ग्रोथ से ही जो टैक्स रेवेन्यू आएगा उससे आप सोशल सेक्टर को खुद अपने आप के रेवेन्यू से आप बढ़ा सकते हैं। सब्सिडी कम होनी चाहिए। लेकिन अब इनका सच्चाई देखिए, ये जानते हैं कि यदि आप रंगाराजन कमेटी 2 दिन पहले उनका रिपोर्ट पढ़ा होगा आपने, यदि रंगाराजन कमेटी रिपोर्ट को यदि ये सरकार माने तो भारत में 30% लोग गरीब यानी एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। तो ये कौन सी सरकार चल सकती है जो कहे कि सब्सिडी कम करो? सब्सिडी बाय इटसेल्फ खराब नहीं है, लेकिन सब्सिडी का लीकेज नहीं होना चाहिए और सब्सिडी टारगेटेड होनी चाहिए। ये हम भी कोशिश कर रहे थे, और यदि ये अब इनको भी कोई दूसरा विकल्प नहीं, इनको भी वही करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि आज यदि मार्केट इनसे बिल्कुल नाखुश है, या इस बजट को मैं बिल्कुल समझता हूं कि इसमें कोई दम नहीं है, इसका कारण यही कि देयर इज नॉट अ सिंगल न्यू बिग बैंग आइडिया। कोई भी ऐसा नहीं, सोच नलिन नहीं कोहली है, जी कुछ है ही नहीं है जी, और इनके पास जी बहुमत है। आपने सुना सबको, इसलिए मैं हाँ, आपको मैं आखिर में बस, रखा है, आपको बहुत नहीं, सुनाना मैं था ये धन्यवाद, सब। नहीं, ये बताइए ये बजट मैं आ रहा किसके लिए? हूँ, मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ। मैं पहले क्या है कि भाई संजय जी अभी अपनी चुनावी मोड से निकले नहीं है। हम इन बातों को इतनी बार सुन चुके हैं, लेकिन अब मुझे भी जवाब देना ही पड़ेगा। ये इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करें, भारत की जनता ने इनको एक्सक्लूड कर दिया पूरे उस ग्रोथ से। मतलब इनकी पार्टी 44 सीट पे है। क्यों आई 44 पे? क्योंकि इनका इंक्लूसिव ग्रोथ कहीं ना कहीं भारत की जनता को नहीं। अब किन के लिए था, किन किताबों में था? पॉलिसी पैरालिसिस मेरा शब्द नहीं है, लेकिन आपके इंग्लिश चैनल पे अभी एक सज्जन ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने बहुत बढ़िया कहा, बोला पॉलिसी पैरालिसिस नहीं है, ये पैरालिसिस ऑफ पॉलिसीज है। तो कौन सी पॉलिसीज इंप्लीमेंट हुई? आप छोड़ देते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और हमारी जो राजनीतिक लड़ाई थी चुनाव में, जनता ने बता दिया कि मॉडल एक्सेप्ट किसका है, नहीं है। हम लोग ब्लंटली आ जाते हैं बजट पे। और एक आखिरी का टिप्पणी, कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी विचित्र बात है कि 1947 से आज तक जितनी अच्छी चीजें इस देश में हुआ सिर्फ कांग्रेस ने किया है। बाकी जो जितनी खराब चीजें हो सकती हैं या जहां सोच ही नहीं हो सकती, वो बाकी पार्टियों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ऐसे थोड़ी ना होता है। जो काम करता है उसको जनता वोट देगी, जो काम नहीं करेगा जनता उसको वोट नहीं देगी। तो इस बजट में किसके लिए काम? अब मैं आ रहा हूं, स्टार्ट करते हैं। पहले बजट क्या है? रियलिस्टिक बजट है। क्यों रियलिस्टिक बजट है? देश की मौजूदा स्थिति है। जितना मर्जी कहे, आंकड़े नहीं छिपाते, मौजूदा स्थिति अच्छी नहीं है। मतलब चमकती हुई बिल्कुल मौजूदा स्थिति नहीं है। चाहे फिस्कल डेफिसिट दीजिए, कंसोलिडेशन शुरू हुआ है, लेकिन स्थिति खराब थी। हमेशा बाहर की बात करते हैं, फॉरेन हैंड या विदेश में था। 2008-9 में जब पूरा विश्व कोलैप्स हो रहा था, तो मनमोहन जी की पीठ थपथपा रही थी पूरी दुनिया, और कांग्रेस तो ज्यादा, कि देखिए मंदी हमारे यहां नहीं आई, बाकी है। जब विश्व में सारी इकोनॉमी चढ़ने लगी तो भारत गिरने लग गया। तो वह कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। खैर छोड़िए, अब चुनाव खत्म हो गया। ये रियलिस्टिक इसलिए है क्योंकि ये बजट जो है पहली बात लाता है कि ये हमारी दिक्कतें, हमारे पास पैसे कम है। वित्त मंत्री ने कहा बजट के बाद कि मुझे अगर दुख है तो यह है कि मेरे हाथ में उतने पैसे नहीं थे कि मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 2 लाख से 2.5 लाख जो बता रहे थे अभी ये सज्जन, उसको और नहीं कर पाए, लेकिन और हो जाएगा। उन्होंने दूसरी बात क्या कहा, ये पहले कदम है, दीज आर इनिशियल फर्स्ट स्टेप्स। 45 दिन की सरकार आई है, ये सरकार काम पे लग गई है। तुरंत कह देना महंगाई कम नहीं हुई। 10 साल से जो महंगाई लाए हैं इस देश में, खुद कम नहीं कर पाए। जब उनके जाने माने अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री थे तो कहां थे ये आइडियाज?
जनता को महंगाई, मुझे लेकिन मौका सरकार ने दीजिए काम जरा शुरू जवाब कर दिया। देने के लिए। काम शुरू किया है तो अब किसके लिए बजट है? ये बजट सबके लिए, कोई एक विशेष के लिए नहीं है। कॉर्पोरेट जगत पर ये लोग अटैक करते हैं, एफडीआई पे अटैक करते हैं, तो एक एक करके हम लोग बात करें ना। कॉर्पोरेट जगत में अगर फैक्ट्रियां नहीं आएंगी तो नौकरियां कहां से आएंगी? नौकरियां घर बैठे नहीं आएंगे। अभी देवेंद्र जी ने महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने एग्रीकल्चर की बात की। एग्रीकल्चर को लेके कई चीजें बजट में है, और उस बजट में क्या है? सप्लाई साइड मैनेजमेंट। महंगाई को खत्म करने के लिए सप्लाई साइड को ठीक करना पड़ेगा। आर्थिक कंट्रोल से अकेले नहीं हो सकती है सॉल्व। तो उसके लिए कई स्टेप्स है, जैसे शॉर्ट टर्म क्रेडिट। किसान कहां मरता है, आत्महत्या कहां से होता है? क्योंकि वो डेट साइकिल में फंसा हुआ है, या क्रॉप उसका खत्म हो जाता है, उसके पास कोई आचार नहीं। कई किसान है, ये मतलब सिंपलिस्टिकली डाल रहा हूं मैं, सिंपलिस्टिकली, पर क्योंकि आपको लग रहा है कि एक्चुअली क्या ये है? जो कदम उठाए गए हैं वाकई इससे जो आम जनता जिससे इस वक्त सबसे परेशान है, महंगाई, इन्फ्लेशन, उससे दूर इनको होगी? आम जनता को समझना है। एक जो इसमें वित्त मंत्री जी ने कहा है, ऐलान किया है कि 8 लाख करोड़ का किसानों को कर्जा मिलेगा। हाँ जी, और ये पिछले वित्त मंत्री उन्होंने भी अपने बजट में ये 8 लाख करोड़ का प्रावधान किया था, शॉर्ट टर्म और पिछले साल 7 लाख करोड़ का था। और मैं ये बहुत दिनों से कहता आ रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता था कि जेटली साहब इस बात को समझते हैं और उसको वो डिफरेंशिएट कर देंगे। सच्चाई ये है कि मात्र 6% इसका जो है वो किसानों को जाता है, बाकी जो 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, बाकी एग्री बिजनेस इंडस्ट्री को जाता है, जिसमें ट्रैक्टर वाला, कंबाइन वाला, ये सीड और ये सब जाते हैं। हाँ जी, अगर ये जाता तो किसानों के नाम पर है और मिलता है एग्री बिजनेस इंडस्ट्री को। बेसिकली ये भी सब्सिडी है उनको, तो ये वेस्टफुल सब्सिडी है, उनको नहीं मिलनी चाहिए। अमीर आदमी को वेस्ट सब्सिडी देना, जैसे ये हम, किस तरह से स्पिल आउट होगा फिर आम जनता पर? मैं आपसे वही कर रहा हूँ, इसका स्पिल आउट ये ना कि किसान को तो 70,000 करोड़ मिलेगा। हाँ जी, और लगता है कि उसको 8 लाख करोड़ दिया, देश ने बहुत हेल्प कर दी। मैंने ये कहा था कि इसको करेक्ट करिए, ये गलती होती आई है और इसको ठीक करने की जरूरत है, ताकि ये सच्ची पता चले किसानों को कितना मिलता है और एग्री बिजनेस इंडस्ट्री को कितना मिलता है। ये एक बहुत बड़ा इसमें इंडिकेशन था और उन्होंने उसको कंटिन्यू किया है। मुझे कंटिन्यूएशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। rather than politicizing the issue, you know, we have to take this country forward। और जैसे उन्होंने वित्त मंत्री ने 5,000 करोड़ रुपया रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पे दिया। मैं आऊंगी, मुझे ब्रेक लेना है और मैं संजय झा के पास भी जाऊंगी। जो सवाल इस वक्त नलिन कोहली ने संजय झा कांग्रेस के लिए उठाए, उनको जवाब देने का भी मौका मिलेगा। और जॉब क्रिएशंस की बात लगातार बीजेपी करती रही अपने चुनाव प्रचार के दौरान भी। अगले 10 सालों में करीब 100 मिलियन जॉब्स युवा इंडिया को चाहिए। क्या इस बजट में उस तरह के फैसले लिए गए हैं या फिर उसकी नींव रखी गई है? उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हम लौट रहे हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। आम बजट पर जनता की राय क्या है? क्या वो संतुष्ट है? युवा इंडिया क्या सोच रहा है? कुछ ऐसे लोग हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, चलते सीधे उनके पास। जॉब क्रिएशंस की बात लगातार बीजेपी अपने चुनाव प्रचार में करती रही। आज बजट पेश हुआ है, उसका पहला बजट उसकी सरकार का। आप संतुष्ट हैं? आपको लग रहा है कि आप जैसे लोगों का ख्याल रख रही है ये नई सरकार? मेरा जो सवाल है वो कोहली साहब से है। कोहली साहब, जो बजट पेश हुआ उसके अंदर सरदार पटेल की जो प्रतिमा थी उसके लिए 200 करोड़ रुपए रखे गए, जबकि गुजरात के लेवल पर भी कई बार इस पे योजनाएं बनी है, काम हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या बजट में 200 करोड़ रुपए उसके लिए रखना कहां तक सही था? क्यों नहीं? इस देश में कई ऐसे योजनाएं होंगी जिनके अलग अलग अर्थ होंगे। सरदार पटेल की भूमिका जो है भारत, जो हम मॉडर्न इंडिया में रह रहे हैं, उसमें अति महत्वपूर्ण है। और मैं तो मानता हूं कि शायद कई ऐसे लोग हैं जिनकी भूमिका जो है उस रूप से हमने उसे एक्नॉलेज नहीं किया है, कम से कम 60-70 सालों में। तो उनके लिए अगर एक बन भी रहा है, क्या दिक्कत है? मैं इस देश में तो कई परिवार विशेष के लिए मैं कुछ जवाब दे रहा हूं। नहीं, खस्ता हाल है, ठीक है। 200 करोड़ कहीं और लगाए जा सकते हैं। 12 लाख करोड़ है टोटल बजट, और पूरा जो रेवेन्यू जो है सबको अगर आप देखते हैं 12 लाख करोड़ में से 200 करोड़ इज नॉट अ परसेंटेज ऑल्सो। तो मैं ऐसे नहीं मानता, ऐसे तो इस रूप से तो कुछ भी नहीं करेंगे। अगर मैं इसको देखूं तो किसान की दृष्टि से क्यों उद्योगपतियों को कोई जाना चाहिए? भाई उनकी दिक्कतें हैं। उद्योगपतियों की दृष्टि से होगा कि हम नौकरियां देते हैं, तो आप कैसे? हर चीज साथ होती है समाज में, ऐसा एक्सक्लूशन मॉडल नहीं होता, सब चीज होते हैं। टूरिज्म को लेके जब बूस्ट कर रहे हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने के लिए लोग न्यूयॉर्क जाते हैं, और किसी चीज के लिए तो मुझे याद नहीं है, हर आदमी कहता है मुझे जाना है। यदि आप एक ऐसा चीज बना सकते हैं 200 करोड़ में, 250 करोड़ में, और उसके लिए अगर आपका टूरिज्म बूस्ट होता है, तो क्या नुकसान है? इट्स इकोनॉमी। टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। टाइमिंग को लेकर क्या ये सही फैसला था? मैं कुछ और प्रायोरिटीज हो सकती थी इस बजट में? प्रायोरिटीज की कमी नहीं होगी। 70 साल में लोग आज भी भूखे सो रहे हैं,
तो उसके लिए उस हिसाब से तो सिर्फ खाना, जी, हर चीज जो है साथ साथ चलती है, एक विषय नहीं होता। संजय झा के पास आऊंगी इस पर रिएक्शन लेने के लिए, लेकिन इससे पहले जी आपका सवाल। जी, मेरा सवाल आप ही से है कि आपने सबके साथ सबका विकास आपका स्लोगन है, लेकिन ये बात हमको समझ में नहीं आता। आप चाइना से बुलेट के बारे में मिसाल लेते हैं, लेकिन चाइना में एजुकेशन फ्री है, चाइना में हेल्थ फ्री है, उसके लिए आप क्या, सबके लिए क्या करना चाहेंगे? बुलेट पर कितने लोगों पर फायदा होगा? और इतना बड़ा आप बजट उसके ऊपर इस्तेमाल करने से आम जनता के लिए फायदा क्या होगा? इस वक्त इस स्थिति में देश का जो आज बजट है या देश का हालात है, उसको आप सुधारने में इतना बड़ा बजट आप क्यों इस्तेमाल करना चाहता है? हाँ, ऐसा है। पहली बात है, इसको मैं काउंटर जवाब पूरे प्रश्न में आता हूं। फिर न्यूक्लियर वेपन की क्या जरूरत है? हजारों करोड़ न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स में भी लगते हैं। तो कई चीजें होती है जो देश में एक आप अलग रूप से देखते हैं, विच इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ आपकी पोजिशनिंग क्या है ग्लोबल ऑर्डर में। आज इंडिया में हम लोग जो है स्पेस टेक्नोलॉजी में उन 4, 5, 6 देशों में से हैं जो सैटेलाइट्स को कमर्शियली भी देते हैं इंटरनेशनल। अब वो कहा जा सकता है कि उस टाइम पे 1960s, 70s, 50s, 80s उस पीरियड में करने की क्या आवश्यकता थी? हम लोग अपने इतने कम सैटेलाइट भेजते हैं, हमें करने की आवश्यकता नहीं है। तो कई चीजें नेशनल रूप से देखी जाती है। लेकिन जो इन्होंने प्रश्न उठाया कि इतना पैसा खर्च हो रहा है, उसको नोट करिए आप। पीपीपी मॉडल की बात हुई, कहीं पर पे बजट में उसकी एलोकेशन नहीं है, तो ये आप गलत समझ रहे हैं। उसका एक कॉस्ट हो सकता है, लेकिन प्राइवेट इंडस्ट्री अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो एक अलग विषय है, उससे डेवलपमेंट आता है। सेकंड, इन्होंने चाइना और फ्री, ये अच्छा प्रश्न है। इसको मैं बजट के अंदर में फ्री डायग्नोस्टिक्स की बात की प्लानिंग, फ्री हेल्थ की बात की प्लानिंग, एम्स लाइक चीज करने का, तो ये सब तो गरीबों के लिए, फ्री गरीबों के लिए हो सकता है। जो पेइंग क्लास है उनको पे करना चाहिए। तो क्या अच्छे दिन बुलेट ट्रेन से या फिर स्टैचूज के लिए एलोकेशन कर आएंगे देवेंद्र जी? किसानों की बात नहीं होगी? जो उनका सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो एक, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, सब जहां मीडिया में जाइए, जिस डिस्कशन में जाइए, वहां एक बहुत स्ट्रांग लॉबी है जो ये कहती है कि जो सब्सिडीज मिल रही हैं सबको बंद करिए। ये सब जगह चल रहा है। मेरा ये मानना है कि हमें शायद उसी सोच में सरकार भी दबाव में आ जाती है। हमें सोचना है, ये देखिए ये जो चल रहा है कि सब्सिडी, इन्होंने बड़ा सा सवाल किया है कि चाइना की ग्रोथ हो रही है, हमसे ज्यादा ग्रोथ हो रही है, मार्केट इकोनॉमी भी जो रास्ते पे चल रहा है हमसे जाया जा रहा है, लेकिन सोशल सेक्टर को इग्नोर नहीं किया। उसकी जीडीपी का शेयर देखें तो चाइना का हमसे 4 गुना है जो सोशल सेक्टर की जो फंडिंग है। अगर आप अमेरिका में देखिए, जहां से हम मॉडल सब लेते हैं, वहां का मॉडल देखिए। अमेरिका में आपको हैरानगी होगी, एग्रीकल्चर के लिए, हालांकि 4% सारा एग्रीकल्चर का उनका शेयर है जीडीपी में, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए $1 ट्रिलियन, $962 बिलियन का उन्होंने सब्सिडी निर्धारित की है फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। बताइए कितना सब्सिडी दे रहे हैं। हमारे यहां पर हो रहा है कि सब कुछ खत्म कर दीजिए। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एक स्कूल ऑफ थॉट है, वो ये कोशिश कर रहा है कि ये सारी सब्सिडीज हमको मिल जाए। और वो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही है, वो मैं एक मिनट अगर मेरी बात को समझें। देखिए इस साल 5,73,000 करोड़ रुपए की कॉर्पोरेट को टैक्स कंसेशन दिए गए हैं, 5,73,000 करोड़ रुपए के, और हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो 5,25,000 करोड़ के आसपास है। अगर आप वो 5,73,000 करोड़ में से 5 लाख करोड़ भी वापस ले लीजिए या 4 लाख करोड़ भी वापस ले लीजिए, आपका फिस्कल डेफिसिट सारा खत्म हो जाता है। तो ये करने की जरूरत है। और ये कहते हैं साहब वो इंडस्ट्री को बहुत जरूरत थी, मैं मानता हूं जरूरत थी, लेकिन ना तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई ना ही जॉब क्रिएट हुए, तो कहां गया वो पैसा? तो ये हमें रैशनलाइज करने की जरूरत है। ये जो टीवी पे आते हैं, आप लोगों की सुनी जा रही है, दो बातें मैं कहना चाहूंगा इसमें। इन्होंने जो कहा और उन्होंने कहा, देखिए जहां तक सब्सिडीज का सवाल है कि आज भी हमने देखा कि फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी थोड़ी बढ़ाई गई है, कि वो बहुत जरूरी है कि जो हमारे ग्रीन किसान भाई बहन हैं खास करके, तो इसलिए ये कहना कि सब्सिडीज एकदम से खत्म कर दीजिए, ठीक है, मार्केट ड्रिवन होना चाहिए, धीरे धीरे खाद का या जो मूल्य है वो बढ़े, एक उनको मार्केट इकोनॉमी पे लाना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा है कि सब्सिडीज बरकरार रखी गई हैं, और या उसमें जो फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी उसको बढ़ाया नहीं गया। लेकिन एग्रीकल्चर पे जो 5,000 करोड़ रुपया रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया गया, अनदर 5,000 करोड़ रुपया शॉर्ट टर्म रूरल क्रेडिट रीफाइनेंस दिया गया, अनदर 5,000 करोड़ रुपया एग्रीकल्चर, सुन लीजिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रखा गया, जो देवेंद्र जी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बजट पे नहीं, क्योंकि बजट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रिजर्व करने के लिए भी 5,000 करोड़ रखा गया है। नलन बार-बार बात कह रहे हैं कि सभी का ख्याल रखा गया है, हर किसी को कुछ ना कुछ इस बजट में दिया जा रहा है। वो उनका सोच है। इस बजट में कोई साहस नहीं है, ये व्यर्थ बजट है। और
आप सोचिए कि इस पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया गया है। ये बहुत अहंकार और घमंड के साथ कहते हैं कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है। तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई दूरदृष्टि कोई देखना चाहिए। उम्मीद करते थे लोग कि बड़े बोल्ड स्टेप्स लेंगे। आपने देखा कि अंत में यूपीए सरकार, हमारी सरकार, मैं आपको कहना चाहूंगा पूरी मैं समझता हूं, विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हमारे किसी भी नीति या हमारी जितने भी योजनाएं हैं इस पर ये कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सब आम आदमी के लिए हैं और वो सफल योजनाएं हैं। इसीलिए इस सरकार को अब इस सच्चाई का सामना करना पड़ रहा है कि अंत में इन्होंने चुनाव के प्रचार के वक्त इन्होंने कहा कि हम सब्सिडी देके हमने अपना विकास को कम कर दिया है और देश के लिए सिर्फ विकास और ग्रोथ मॉडल चाहिए, ये वो नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी बात, और ये बात बहुत बहुत अहम है कि यही पार्टी, आज आप गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात कीजिए या डायरेक्ट टैक्सेस कोड की बात कीजिए, ये हमने ये लेजिस्लेशन तैयार किया, लेकिन जिस तरीके का बाधाकारी राजनीति हुआ था, इसी के कारण जीएसटी जैसे कम से कम चुनावी वादे कुछ और होते हैं, और होती संजय, और ये इस वक्त बीजेपी की नई सरकार को रियलाइज हो रहा है। मैं लौट रही इस बहस पर, चलूंगी सीधे ऑडियंस के पास इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो आम बजट से क्या जनता खुश है, उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली। आपको लगता है आपके मन माफिक हुआ है, आपको जो चाहिए था वो मिला है इस बजट से? मैम, बीजेपी को लेकर के काफी उम्मीदें थी यूथ के अंदर भी, खास करके एजुकेशन सेक्टर को लेकर के। एजुकेशन सेक्टर में जो हमारी उम्मीदें थी वो ये थी कि कपिल सिब्बल जैसे कि कांग्रेस से रहे, उन्होंने एजुकेशन को एक तरीके से काफी ही गलत वे में वो लेकर के गए और बर्बादी की ओर लेकर के गए। बट बीजेपी आई, उसने 4 ईयर को भी हटा करके 3 ईयर किया, बहुत ही एक अच्छा फैसला था। लेकिन हमारी कुछ उम्मीदें थी कि जीडीपी का जो 6% है वो एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाए। तो क्या ये पॉसिबल है? अगर है तो क्यों ये स्टेप नहीं उठाया गया? आपका भी सवाल नलिन से। जी सर, हमारा सवाल आपसे यह है कि हम लोग बेसिक नीड्स जो हमारे हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, सारे लोग, पूरी चीजें इसी पे जुड़ी हुई है। सारी इंसानियत से लेके पूरा मुल्क है, पूरा वर्ल्ड है, इसी पे जुड़ा हुआ। अभी जो हेल्थ की पोजीशन है, चाहे पिछली गवर्नमेंट हो चाहे ये गवर्नमेंट हो, एजुकेशन की पोजीशन है नर्सरी के ऊपर। हेल्थ में आप चले जाइए, जहां तक निग्लेजेंसी, ग्रॉस निग्लेजेंसी, इस पे आप लोग अभी क्या कर रहे हैं? नर्सरी, हेल्थ, आप हॉस्पिटल्स चले जाएं, हेल्थ में दे आर बेड बग, नोच रहे हैं वो लोग, कोई नहीं है उन पे लगाम लगाने वाला। इसके लिए कहां तक हमारे हेल्थ मिनिस्टर और कहां तक इस पे ये दो फटाफट इसके जवाब। वित्त मंत्री से आप लोगों को सोल्यूशन चाहिए हेल्थ सेक्टर में? वित्त मंत्री से आ नहीं सकता वो सोल्यूशन। इनका प्रश्न सही है, और आप क्यों हेल्थ तक कह रहे हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कहीं पर भी आप चले जाइए दिक्कतें हैं। नहीं, इसलिए तो कह रहा हूं, इसीलिए मैं आपकी बात कह दूं, आपकी बात समझ गए। इसीलिए जनता ने एक क्लियर मेजॉरिटी गवर्नमेंट दी, इन्हीं आशाओं के साथ 60 महीने मांगे, हम अपने चिट्ठा के साथ खड़े होंगे और हम भी आके जाएंगे ना आप ही की नजरों में कि भाई काम किया नहीं किया, कहीं सुधार है या नहीं है, कहां एजुकेशन पर भी ज्यादा एजुकेशन पे जो है नहीं, बिल्कुल ठीक है। इसमें अगर आपने नोट किए होंगे, जैसे 4 न्यू आईएम्स की बात हो रही, हर स्टेट में एक आईएम होना चाहिए, हर स्टेट में एक आईआईटी होनी चाहिए, मेडिकल कॉलेज 12 आ गए हैं उसको एक्सपैंड करने के लिए। तो ये प्रोसेस हर साल दिखेगा, 1 साल के अंदर में मैं ब्लंटली कह रहा हूं असंभव है, होगा नहीं, वो ओवर एक्सपेक्टेशन। और वक्त चाहिए सरकार, बच्चा भी बढ़ते थोड़ा समय। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए संजय, आपका भी शुक्रिया, और स्टूडियो में मौजूद जनता का भी शुक्रिया कि अपनी राय उन्होंने यहां आकर दी आज के आम बजट पर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद वित्त मंत्री